नमस्कार मित्रों। एक पुराना शेर है जो आप कई बार दोहरा चुके हैं, आज फिर दोहरा लेते हैं क्योंकि ये इन दिनों में गालिब की जो पुण्यतिथि है वो इससे ताल्लुक़ रखती है। और इतना शोर गुल है पूरे मुल्क में, पूरे देश में, अलग अलग विषयों को लेकर कि कहीं ना कहीं उस शोर गुल में गालिब की पुण्यतिथि भी लगता है कि खो सी गई है। वरना पिछले वर्षों में मुझे याद है कि लगभग 5-6 बरस पहले तक ये होता था कि गालिब की जब भी पुण्यतिथि या गालिब की जन्मतिथि आती थी तो उस पर सेमिनारों की, संगोष्ठियों की एक लंबी श्रृंखला आरंभ हो जाती थी और कई कई दिन तक गालिब के बारे में चर्चाएं चलती थी। अब ज्यों ज्यों कुछ उर्दू का महत्व कम हुआ भाषा के तौर पर, त्यों त्यों ये भी होने लगा कि गालिब भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाशिए पर सरकने लगे। लेकिन आज भी इस बात का बिल्कुल इस बात की तस्दीक करने के लिए गालिब का ये एक शेर काफ़ी है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है कि यूं हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो इस प्रकार से मिर्ज़ा ने अपने आप को जिस तरह से एक वसीह दायरे में, एक विस्तृत कैनवस पर फैला लिया था, और उसे देखकर तो लगता यह है कि कहीं ना कहीं गालिब को भी इस बात का एहसास तो हो गया था कि मेरा कलाम तो ज़िंदा रहेगा और अनंत काल तक ज़िंदा रहेगा, और मैं ये यकीनन लंबी उम्र नहीं भोगूंगा, ये भी तय है, लेकिन ये भी तय है कि मेरा कलाम लंबी उम्र भोगेगा। आइए थोड़ा सा आज हिंदी और गालिब के बारे में बात कर लेते हैं। इस बात की चर्चा कम हुई, ज़्यादा होनी चाहिए थी कि गालिब का हिंदी में संबंध जो है, हिंदी में दीवाने गालिब सबसे पहले आप मानकर चलिए कि एक संस्था थी उत्तर प्रदेश में, गालिबन हाँ निश्चित रूप से इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज में उन दिनों इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद में उन दिनों में एक संस्था होती थी मतवाला संस्था के नाम पर। और मतवाला संस्था का सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जो पक्ष है, पहलू, वो ये था कि निराला भी, उसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी के शिखर कवि माने जाते हैं आधुनिक काल में, बाकायदा मतवाला के संस्थापकों में निराला का नाम भी था। और एक दिलचस्प है इस बात को जानना कि दीवाने गालिब या गालिब के कलाम पर अक्सर चर्चा होती रहती थी। और उसके बाद मतवाला के एक और संस्थापक थे, उनका नाम था महादेव प्रसाद सेठ। सबसे पहला हिंदी में जो लिप्यांतर हुआ दीवाने गालिब का, वो इसी शख्स ने किया, महादेव प्रसाद सेठ ने। और उसके बाद ये सिलसिला जो लंबा चलता गया, उसमें जो पहले आप ये कह सकते हैं कि जब सेठ ने इसका लिप्यांतर किया हिंदी में, देवनागरी में, तो उसके साथ साथ उन्होंने कहीं कहीं जैसे होता है ना पुराने वक्तों की भाषा टीका सहित उसकी व्याख्या भी, कुछ एक शेरों की व्याख्या भी साथ में दे दी। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और निराला के बारे में ये था कि निराला उन लोगों में थे जिन्होंने मतवाला नामक उस संस्था को, अपने वक्त की उस बड़ी समृद्ध संस्था को, साहित्यिक संस्था को, कुछ हद तक, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए गालिबमय कर दिया था। और गालिब पर बड़ी एक लंबी चौड़ी व्याख्या निराला ने भी की थी। इस व्याख्या का उल्लेख निराला के बारे में सर्वाधिक लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी अपने निराला की साहित्य साधना, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित है, उसके प्रथम खंड में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बाकायदा इसी बात का जिक्र किया कि निराला भी स्वयं गालिब के दीवाने थे। और कहीं कहीं उनकी टिप्पणियां बड़ी ठोस हो जाती थी, जो पहलू नहीं उभारे गए उर्दू के तनकीदकारों या उर्दू के समीक्षकों द्वारा, वो भी निराला जी ने ही उठाए थे। मसलन निराला मानते थे कि इसमें कहीं ना कहीं गालिब में आपको वेदांत जो है उसकी झलक मिलती है बाकायदा।
नक्श फरियादी है, वो निराला स्वयं भी इसका उल्लेख करते थे कि कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये शेर, इसका पूरा शेर जो है कि नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। और वेदांत की व्याख्या के साथ साथ निराला ने बहुत सारे उन दिनों में ऐसे भी गालिब के शेर, गालिब की शायरी के वो अंश भी उद्धृत किए जिन अंशों से ये बात स्पष्ट होती थी कि वो उसको अध्यात्म का भी उतना ही बड़ा कवि मानते थे जितना उसको अन्य चीज़ों का, वेदांत का। तो वेदांत और अध्यात्म की तलाश गालिब के दीवान में कर लेना और उसको बड़ी तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत करना, उसकी व्याख्या करना, ये निराला जैसे व्यक्ति का ही काम हो सकता है, जो कि हर शायरी या कविता के मर्म तक डूबने की सामर्थ्य रखता हो। और ये सामर्थ्य निराला या उनके समकालीनों में तो थी, उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे गायब हो गई। और इसी क्रम में मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार डॉक्टर रामविलास शर्मा भी हैरान होते थे कि सारी उम्र निराला जो है वो अक्सर तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर की व्याख्या से, समीक्षा से आगे नहीं बढ़े, लेकिन गालिब पर आकर वो टिक गए। उनको लगा कि ये व्यक्ति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसका अगर जिक्र हिंदी वालों ने ना किया तो ये एक अपराध होगा, और इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या अलग अलग खंडों से की। और ये भी कहा जाता है कि निराला जी ने कुछ एक गालिब के बारे में बाकायदा कुछ एक शेरों की व्याख्या भी की, और व्याख्या जो है वो लिखित रूप में की। और लिखित रूप में व्याख्या के बाद ये दो ही शख्स थे जिन्होंने हिंदी में व्याख्या लिखी, निराला ने और महादेव प्रसाद सेठ ने। लेकिन दोनों की जो मूल पांडुलिपियां हैं वो अभी तक भी उपलब्ध नहीं हो पाई, यद्यपि उनका उल्लेख रामविलास शर्मा जैसे साहित्यकारों ने बाकायदा अपनी समीक्षा परक जो रचनाएं हैं उनमें किया है। लेकिन मूल पांडुलिपियां कहाँ हैं, इनकी तलाश होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो पाई। और यद्यपि निराला का क्षेत्र बिल्कुल अलग था। निराला थे तोड़ती पत्थर वाले, निराला का देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। यह निराला वो थे जो राम की शक्ति पूजा की बात करते थे, और कहाँ वो राम की शक्ति पूजा की बात करने वाले, कहाँ वो तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग की पीड़ा को ऊपर सतह पर स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करने वाले, उसे प्रस्तुत करने वाले निराला एकदम से गालिबमय कैसे हो गए, ये बात अपने आप में भी शोध का विषय है। बहरहाल निराला ने जो कुछ लिखा वो, जैसे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, वो हमें आज भी उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल मित्रों, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गालिब पर जितनी व्याख्याएं और जितनी टीका टिप्पणियां अंग्रेज़ी साहित्य में, अंग्रेज़ी भाषा में हुई, उतनी शायद उर्दू में भी नहीं हुई होंगी। हालांकि उर्दू में भी मलिक राम भी कुछ लोग कहते हैं, तो मालिक राम या शमसूर रहमान फ़ारूकी साहब और इन लोगों की जो व्याख्याएं हैं वो बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। और जोश मलसियानी साहब ने भी बाकायदा इनके बारे में बहुत कुछ लिखा, दीवाने गालिब के बारे में, और इसकी जो अदबियात थी उसके बारे में अच्छी टिप्पणी जो है वो प्रस्तुत अपनी कृतियों में, अपने लेखों में बाकायदा की। लेकिन अंग्रेज़ी साहित्य वालों ने तो कमाल ही कर दिया। अंग्रेज़ी में जितनी व्याख्याएं मित्रों हैं वो बड़ी गज़ब की बात है कि इसमें यूरोप में सबसे ज़्यादा शोध कार्य और लेखन कार्य गालिब पर हुआ। यूरोप में उनकी एक यूरोप की अंग्रेज़ी की एक कृति है, संपादित कृति, द पोएट एंड हिज एज। ये 1972 में छपी थी, द पोएट एंड हिज एज। और उस पुस्तक में बाकायदा जो लेखक थे उसमें उन्होंने सिर्फ एक लेखक नहीं था, बल्कि उनके एक लेखक के अलावा हार्डी भी उसमें लेखकों में शामिल थे, और प्रोफेसर बोसानी के लेख भी शामिल थे। और ये जो पुस्तक थी ये अनविन ब्रदर्स लिमिटेड लंदन, वहाँ से ये प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद वहीं से ही, यूके से ही, इंग्लैंड से ही, ब्रिटेन से ही राल्फ रसेल ने गालिब लाइफ एंड लेटर्स ये पुस्तक एक दी थी, जो कि चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा बनी।
और इसी क्रम में एक एनी मेरी शिमेल की किताब है, ए डांस ऑफ स्पार्क्स, और ये ए डांस ऑफ स्पार्क्स इन गालिब्स पोइट्री। तो ये ऐसी पुस्तकें मित्रों उस भाषा में भी आई, और सबसे रुचिकर बात ये भी है कि अवधी भाषा में भी गालिब, दीवाने गालिब का अनुवाद हो गया। अवधी में आपको मैं सिर्फ एक शेर का उल्लेख करके आपसे अनुमति लूँगा कि गालिब का एक शेर जैसे आपने सुना हुआ है कि इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। तो अवधी में हाशमी साहब ने इसका अनुवाद किया था कि प्रेम अगन है ऐसी गालिब, प्रेम अगन है ऐसी गालिब, जही पर कुछ बस चलता नाही, जमन लगावत लागत नाही और बुझावत बनत नहीं। तो ये अलग अलग तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए, अंग्रेज़ी में हुए, हिंदी में हुए, कितना कुछ हो गया। और वो शायर यदि हम उसको भूलने का प्रयास करेंगे और उसको बार बार याद नहीं करेंगे तो लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं अपराध किया है, हम अपराध बोध से भर जाएंगे। और यही नहीं, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है दीवाने गालिब, गालिब की शायरी, और यदि उसको कहीं भी इधर उधर करेंगे तो हमारे अपने लिए मुश्किल हो जाएगी। शुक्रिया।